एनिमे के सेशन जो शुरू होता है जो अपने टारगेट की कार का पीछा कर रहा होता है, जिसे दो और कार्स उसके सिक्योरिटी के लिए उसके पीछे चल रही होती हैं। असैसिन अपनी स्पीड से उन्हें ओवरटेक करता है और उसके पीछे से एक बैग स्लिप होकर कार के आगे जा गिरता है। उस बैग से लोहे के कांटे निकलते हैं जिससे कार उलट जाती है। अब वो दूसरी कार में बैठे बॉडीगार्ड के साथ फाइट करता है और टायर्स पर गोली मारकर उनको पंचर कर देता है। आखिरकार वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। टारगेट का बॉडीगार्ड उस पर गोली चलाता है लेकिन चूक जाता है, पर बॉडीगार्ड असैसिन से बचकर निकल जाता है। फिर असैसिन ब्रिज पर से छलांग लगाता है और अगले सीन में वो उनके बिल्कुल सामने होता है। बॉडीगार्ड ड्राइवर से कहता है कि उस पर गाड़ी चढ़ा दो, लेकिन ड्राइवर उल्टा उसी को गोली मारता है, जिसे ये खुलासा होता है कि वो भी उसी असैसिन का साथी है। वो अपने टारगेट को वेयर हाउस ले जाते हैं। टारगेट कहता है मेरे आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जिसे असैसिन गुस्से में आकर टारगेट को गोली मार देता है। उसके बाद वो कार में निकल जाते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने बड़े से अपार्टमेंट में वापस आते हैं। उनकी डेली लाइफ में कज़ुकी घर के सारे काम हैंडल करता है, जबकि रे अपना टाइम वीडियो गेम खेलने में बिताता है। असैसिनेशन का काम करते वक्त कज़ुकी मास्टरमाइंड होता है जो सब कुछ प्लान करता है और रे वो सब एग्जीक्यूट करता है, मतलब मारने वाले टास्क को पूरा करता है। कज़ुकी एक आदमी को तारो से मिलने उसके कैफे जाता है और वो उन्हें बिना किसी गलती के मिशन कंप्लीट करने के लिए उनकी तारीफ करता है। अब उन्हें अपना अगला मिशन और पिछले असैसिनेशन के पैसे मिलते हैं। कज़ुकी आधा पैसा लेकर कोतारो से कहता है कि आधा एक आदमी को भेज दो, जिसे वो हमेशा भेजता है। घर वापस जाते वक्त कज़ुकी को दो सुंदर लड़कियां रोक लेती हैं और एक बार के अंदर ले जाती हैं। बस किस्मती से वो सारा पैसा जुए में हार जाता है, या तक उसकी शर्ट तक बिक जाती है। ठंड होने के बावजूद उसे बिना शर्ट के घर वापस आना पड़ता है। अगली सुबह कज़ुकी केक बेक कर रहा होता है और रे नए मिशन के लिए उनके वेपन्स को तैयार कर रहा होता है। उनका अगला टारगेट एक ह्यूमन ट्रैफिकर है जो होटल में एक क्रिसमस पार्टी में आने वाला है। उन्होंने प्लान बनाया कि वो केक डिलीवरी करने का नाटक करेंगे और पार्टी में घुस जाएंगे। इसी बीच एक 4 साल की लड़की जिसका नाम मेरी है, एक ट्रेन से उतरकर पूरे शहर में अपने पापा को ढूंढते हुए भाग रही होती है। वो हर किसी से पूछती है क्या तुमने मेरे पापा को देखा। वो क्रिसमस ट्री से भी पूछती है क्या तुमने मेरे पापा को देखा। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और रात हो जाती है। मेरी एक होटल के बाहर पहुंचती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, इस उम्मीद से कि वहां उसके पापा मिलेंगे। उसी वक्त कज़ुकी भी सेंटा के भेस में अपना काम पूरा करने के लिए होटल में घुसता है। वो केक डिलीवरी का नाटक करता है और गार्ड्स को चकमा देकर एलिवेटर में जाने में कामयाब हो जाता है। अचानक मेरी केक देखकर उसकी तरफ भागती है और कज़ुकी के साथ एलिवेटर में घुस जाती है, जिससे उनका प्लान खराब हो जाता है। कज़ुकी उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब वो उससे इतने प्यार से केक खाने के लिए पूछती है तो वो उसको मना नहीं कर पाता। मेरी एक्साइटेडली केक खाती है और उससे पूछती कि क्या तुमने मेरे पापा को देखा। जैसे ही कज़ुकी नहीं कहता है, एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और मेरी भाग जाती है, जिससे सबको शक होने लगता है। रे मजबूर होकर केक की ट्रॉली के नीचे छुपकर बॉडीगार्ड को गोली मार देता है। कज़ुकी जल्दी से मैरी के पीछे भागता है ताकि वो और परेशानी न खड़ी करे, जबकि रे हॉलवे में भागकर बाकी गार्ड को गोली से उड़ा देता है। फिर वो हॉलवे में छुप कर और गार्ड को निशाना बनाकर उन्हें स्नाइपर से मारता है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। पीछे से कज़ुकी और मैरी भी पार्टी में घुस जाते हैं, लेकिन मैरी उसकी पकड़ से फिसल जाती है। सारे गेस्ट डर कर भागने लगते हैं, जबकि रे सीधा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग के हेड की तरफ बढ़ता है। कज़ुकी मैरी को भीड़ में खो देता है, लेकिन वो अचानक से टारगेट के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पापा हो, लेकिन वो टारगेट उसे बंदी बना लेता है। वो वाली बंदी नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो, नाबालिग है वो। ये सजेस्ट करता है कि वो टारगेट को मैरी के थ्रू गोली मार दे, लेकिन कज़ुकी ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उससे मैरी की जान भी जा सकती थी। वो उसे बचाने के लिए आगे दौड़ता है और हेंचमैन की फायरिंग से बचने के लिए एक ट्रे को शील्ड की तरह यूज करता है। वो अपनी दाढ़ी उतारता है और खुद को मैरी का पापा डिक्लेयर कर देता है। कज़ुकी मैरी से कहता है कि उसकी बाहों में कूद जाए। मैरी कज़ुकी की तरफ कूदती है और उसी वक्त रे टारगेट को गोली मारकर काम तमाम कर देता है और फिर विंडो के थ्रू गोली चलाकर वहां से निकल जाता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद कज़ुकी और रे मैरी को अपने साथ ले आते हैं। घर पहुंचने पर कज़ुकी को खुशी होती है जब वो चैन से सोई हुई मैरी को देखता है, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। अगली सुबह मैरी कज़ुकी के रूम का दरवाजा जोर जोर से बजाती है क्योंकि उसे तुरंत बाथरूम यूज करना था। जैसे ही कज़ुकी बाहर आता है, मैरी चीख कर कहती है पापा मुझे सूसू जाना है। कज़ुकी जल्दी से उठकर नीचे वाले वॉशरूम की तरफ भागता है, लेकिन टॉयलेट सीट उसके लिए काफी ऊंची होती है, तो कज़ुकी से कहती है कि उसे ऊपर उठाए। वो फिर सिंक में हाथ धोने के लिए भी उसे ऊपर उठाने को कहती है। बाद में कज़ुकी ब्रेकफास्ट के लिए अंडे तोड़ रहा होता है, तब मैरी कहती है मैं भी ये करना चाहती हूँ, पर कज़ुकी मना कर देता है क्योंकि काउंटर उसके लिए बहुत ऊंचा था। मैरी गुस्से में मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। जब कज़ुकी कुकिंग में बिजी होता है तो वो देखता है कि मैरी एक चेयर खींचकर काउंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी चेयर के साथ नीचे गिर जाती है। इनकी आवाज रे के रूम तक पहुंचती है तो वो बाहर आता है ये देखने के लिए आखिर हो क्या रहा है। कज़ुकी जल्दी से मैरी को रे को थमा देता है और कहता है कि इसे डिस्ट्रैक्ट करो, और मैरी से कहता है कि जाओ अब जाके रे के साथ खेलो, जिसे सुनकर मैरी की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। रे मैरी को अपनी वीडियो गेम्स कलेक्शन दिखाता है जिसका वो तुरंत कबाड़ा कर देती है। ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है और कज़ुकी मैरी को ब्रेकफास्ट देता है। जब वो खाने वाली होती है तो कज़ुकी उससे कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया बोलने के बाद ही खाया करो। फिर वो रे को भी टोकता है ताकि वो भी प्रे करे। मैरी ब्रेकफास्ट खाना शुरू करती है और बहुत खुश लग रही थी क्योंकि खाना बहुत डिलीशियस बना था। अब वो लोग उन फोटोज के बारे में बात करते हैं जो उन्हें मैरी के बैग से मिली थी। फोटो से पता चलता है कि जो टारगेट उन्होंने क्रिसमस पार्टी में मारा था वो मैरी का असली पापा था। मैरी की माँ ने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें वो मैरी के पापा पर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे छोड़ दिया था और वो चाहती थी कि वो मैरी का ध्यान रखे। लेकिन अब जब उसके पापा मर चुके हैं, कज़ुकी और रे सोचते हैं कि मैरी को उसकी माँ के पास भेजना ही सबसे सही रहेगा। लेकिन जब कज़ुकी उससे पूछते हैं तो मैरी को नहीं पता होता कि वो कहाँ रहती है। कज़ुकी पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। मैरी जवाब देती है कि वो बहुत दूर से आई है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें कौन यहाँ लेकर आया। मैरी कहती है कोई नहीं, मैं चल कर और फिर ट्रेन लेकर यहाँ आई हूँ। उसने बस इतनी काम की बात बताई कि उसकी माँ अपने काम पर गाने गाती हैं। कज़ुकी कहता है कि मैरी की माँ को ढूंढने के लिए हमें कोतारो की मदद लेनी होगी और रे को घर पर रुकने के लिए कहता है ताकि वो मैरी का ध्यान रख सके, लेकिन रे मना कर देता है। कज़ुकी जब अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है तो मैरी क्यूरियोसिटी में टेबल पर चढ़ जाती है और गलती से कॉफी गिरा देती है और खुद भी गिर जाती है।
कजुकी उसकी ड्रेस चेंज करता है और टीवी ऑन करके उससे कहता है कि हम लोग जल्दी वापस आएंगे, तब तक एंजॉय करो। मैरी को अपार्टमेंट में छोड़कर कजुकी और रे कोटारो के कैफे पहुंचते हैं। वहाँ कोतारो को कन्विंस करते हैं कि वो उनके पिछले टारगेट की गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगा ताकि वो मैरी की माँ को ढूंढ सके। ये सब वो कोतारो को मैरी के बारे में बिना बताए पूछते हैं। कोतारो पहले से उन पर गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने क्रिसमस पार्टी के मिशन को बहुत बुरी तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें अगला मिशन दे देता है। जब वो कोतारो के कैफे से निकलते हैं तब एक अजीब आदमी जिसका नाम अजीनो होता है अंदर आता है और उससे अगले मिशन की जॉब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगता है। कजुकी और रे जब घर वापस पहुंचते तब वो देखते कि घर की सत्या पिट चुकी है। सभी बर्तन बिखरे पड़े होते हैं और सोफा उल्टा पड़ा होता है। रे अपना वेपन निकालकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि घर में कोई घुसपैठिया घुसाया है। जब वो घर चेक कर रहे होते तो उन्हें पता चलता है कि मैरी ने ही खुद ही में छुपन छुपाई खेलते वक्त घर का ये हाल किया था। जैसी वो उनकी आवाज़ सुनती है वो बाहर आती है। अभी भी वो खेलने के मूड में होती है और फिर से भाग जाती है। डिनर के वक्त कजुकी अपने अगले टारगेट के बारे में पढ़ता है जो कि एक ड्रग डीलर किंगपिन था और एक बड़े से मैंशन में फुल सिक्योरिटी के साथ रहता था। उस तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। कजुकी रे से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया कि उस तक कैसे पहुंचे हैं। रे जवाब देते हैं कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, सीधा अंदर घुसो और सबको ठोक दो। कजुकी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी मेरी कजुकी के पास आती है और कहती है कि तुम्हें ढंग का खाना बनाना नहीं आता और फिर भाग जाती है और फिर से छुप जाती है। कजुकी उसे ढूंढने लगता है और जब उसे ढूंढ लेता है तो वो फिर से भाग जाती है और कहीं और छुप जाती है। रे कहता है कि तुम हाइड एंड सीक में बहुत अच्छी हो, जिससे कजुकी को एक आइडिया आता है। अब वो अपने नए टारगेट के घर में घुसने का प्लान डिस्कस करते हैं, लेकिन मैरी गुस्से में आ जाती है क्योंकि कजुकी ने उसके साथ खेलना बंद कर दिया था। जब वो लोग अपने मिशन के लिए सामान इकट्ठा कर लेते तब रे और कजुकी निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि मैरी का क्या करे। कजुकी से स्नैक्स की लालच देने की कोशिश करते हैं और मैरी इतने सारे स्नैक्स देखकर खुश हो जाती है। जब उन्हें लगता है कि वो ट्रिक काम कर गई तब वो वहाँ से चल देते हैं। हालांकि मैरी भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। कजुकी दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन मैरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे उनके पड़ोसियों का ध्यान भी उस पर चला जाता है और इसी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि मैरी को भी साथ ले जाना पड़ेगा। प्लान ये होता है कि रे बैकयार्ड में रुकेगा और कजुकी सिक्योरिटी सिस्टम का रिपेयरमैन बनकर टारगेट को बाहर बुलाएगा। लेकिन जैसे ही कजुकी मैंशन में घुसने वाला होता है तभी मेरी कार की हॉर्न बजा देती है और कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। कजुकी उसे कहता है कि जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक वो रुके। उसके बाद वो मैंशन के सिक्योरिटी रूम में जाकर गार्ड को बिजली का झटका दे देता है और फिर सीसीटीवी को शट डाउन कर देता है। उसके बाद वो टारगेट के मैंशन में बम लगाना शुरू करता है। इसी बीच मेरी जल्दी से डोरबेल बजाती है और एक हेंचमैन से पूछती है कि क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ। हैरानी से हेंचमैन उसे अंदर आने देता है, लेकिन मेरी कजुकी को देख लेती है और सबका ध्यान उस पर ले आती है। ये क्या कर कि पापा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं? ओके अब मैं काउंट करूंगी। और इतना क्या कर वो वहाँ से भाग जाती है। हेंचमैन कजुकी का पीछा करने लगते हैं और कजुकी मेरी का जब छुपन छुपाई खेलना शुरू कर देती है। कजुकी सारे बटन प्रेस करता है और सब एक्सप्लोसिव फटने लगते हैं और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। कजुकी अभी भी मेरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो दोनों टारगेट के रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी उन्हें घेर लेती है। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तभी हेंचमैन एक एक करके गिरने लगते हैं। असल में रे बैकयार्ड से उन्हें कवर फायर दे रहा होता है। कजुकी मेरी को बचाता है जबकि रे अपनी स्नैपिंग स्किल के साथ सिक्योरिटी को एक एक करके गिराता जा रहा था। अब कजुकी मेरी को पकड़ कर भागता है और साथ में रे को भी ले लेता है जो अभी भी गोलियां चला रहा होता है। वो लोग स्पीड बोट में भाग निकलते लेकिन कजुकी दोनों को बहुत अच्छी डांट लगाता है क्योंकि उन्होंने पूरा मिशन बिगाड़ दिया था। कोतारो उन्हें फोन करता है और उन्हें मिशन से फायर कर देता है, लेकिन उन्हें ये भी बताता है कि उसने एक ऐसी औरत को लोकेट किया है जो शायद उनके पिछले टारगेट की गर्लफ्रेंड हो सकती है। उन लोगों को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है ये सोचते हुए कि वो मेरी की माँ हो सकती है और जल्दी वो मेरी से छुटकारा पाकर अपने काम पर वापस जा पाएंगे। इस बीच अजीनो किंग पिंग और उसके गार्ड्स को मारने में सफल हो जाता है। बॉस रो रहा होता है और माफी मांग रहा होता है। अजीनो उससे अपने आखिरी शब्द कहने का मौका देता है। बॉस कहता है कि वो अजीनो को जितना चाहे उतने पैसे देगा, लेकिन अजीनो उसे गोली मार देता है। अगले सीन में हम अधमरी हालत में एक कुत्ते और एक बच्चे को देखते हैं जो चीख कर कहते हैं पापा रुको, लेकिन आदमी कहता है कि मुझे अपना पापा मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तभी रे उठ जाता है क्योंकि मैरी उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। फिर मैरी उसके पेट पर कूद जाती है जिससे रे रियलिटी में वापस आ जाता है और उसे याद आता है कि वो एक बुरा सपना था। ब्रेकफास्ट के दौरान मैरी अपना फेवरेट मील कॉर्नफ्लेक्स विद मिल्क खुशी से खा रही होती है। रे को भी वो पसंद आ जाता है और वो भी जल्दी जल्दी खाने लगता है। जब कजुकी रे से बात कर रहा होता है तभी मेरी आकर कजुकी की गोदी में चढ़ जाती है। कजुकी उसे कुछ केले दिखाता है और उससे पूछे कि क्या वो उन्हें खाना चाहती है ताकि वो उसकी गोदी से उतर जाए और कजुकी अपना खाना खत्म कर सके। कजुकी को इतनी खुशी से मेरी के साथ इंटरैक्ट करते देखकर रे उससे पूछते कि क्या कजुकी सच में मेरी को वापस करना चाहता है। कजुकी कहता है कि वो लोग एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सके क्योंकि जो लाइफ वो लोग जीते हैं वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। कजुकी फिर कोतारो से मिलने जाता है जो उसे मेरी की माँ का एड्रेस देता है। वो इशारे कर रहा था कि उसे मेरी के बारे में सब पता है, लेकिन वो सीधा सीधा कुछ नहीं बोलता। बाद में पार्क में मेरी मिट्टी खोद कर उसके बॉस बना रही होती है। कजुकी और रे अपने बचपन की यादें शेयर करते हैं। मेरी के बारे में बात करते हुए कजुकी ये रिवील करता है कि उसने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा जो उसके इस राह पर चलने की वजह बनी। रे के उसके पेरेंट्स के साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। तभी मेरी उनके पास आती है और कजुकी को मिट्टी की बॉल देते हुए कहती है कि ये डम्पलिंग्स है। कजुकी एक बॉल ले लेता है और मेरी कहती है कि इसे खाओ पापा। कजुकी कहता है कि लोगों के सामने मुझे पापा मत बुलाओ। वो आस पास देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब उसे जबरदस्ती मिट्टी की बॉल खिलाने वाली होती तभी एक वेंडर प्लेग्राउंड के बाहर आता है जो शकरकंद बेच रहा था। मेरी उसके पास भाग कर जाती है और उनसे कहती है कि वो उसके लिए शकरकंद खरीदे। फिर वो लोग रॉक पेपर सीजर्स का गेम खेलते हैं और रे गेम हार जाता है जिससे डिसाइड होता है कि वो मेरे के लिए शकरकंद खरीदेगा। रे को शकरकंद खरीदते हुए देखकर कजुकी सोचते कि क्या वो सच में बाप का फर्ज निभाने के लायक भी है। मेरी वापस आती है और कजुकी को थोड़ा सा स्वीट पोटैटो देते हुए कहती है चलो इसे शेयर करते हैं पापा, जिससे कजुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में जब कजुकी ड्रिंक्स लेने गया होता है तब मेरी खेलने के लिए झूले की तरफ भाग जाती है।
जब वो खेल रही होती है तभी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके पास आता है क्योंकि वो अकेली थी। ऑफिसर उससे पूछता है कि वो किसके साथ आई है। मैरी रे की तरफ इशारा करती है और ऑफिसर पूछता है कि क्या वो तुम्हारे पापा हैं, लेकिन रे मना कर देता है। तभी काजुकी दौड़ते हुए आता है और ऑफिसर से कहता है कि वो उसका पापा है। काजुकी की पहले की हिदायत कि वो उसे पब्लिक में पापा ना बुलाए उल्टा उसी को भारी पड़ जाती है क्योंकि वहाँ मेरी उसे पापा मानने से मना कर देती है। काजुकी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और ऑफिसर को कन्विंस करता है कि वो सच में उसका पापा है और वहाँ से चल देता है। काजुकी मेरी को समझाते हैं कि कुछ सिचुएशन में वो उसे या रे को पापा बुला सकती है और रे को भी कहते हैं कि वो भी खुद को उसका पापा कहे। रात को काजुकी मेरी को डराने की कोशिश करता है लेकिन वो हंस देती है। जब लाइट्स ऑफ हो जाती है तब मेरी चुपके से रे के कमरे में जाती है लेकिन रे उसे वहाँ नहीं मिलता। वो बाथरूम खोलती है और देखती कि रे अपने बाथटब में सो रहा है। वो कहता है कि वो हमेशा वहाँ ही सोता है ताकि किसी भी अचानक हुए हमले के लिए तैयार रहे। मेरी कहती कि वो भी उसके साथ सोना चाहती है ताकि वो भी सेफ महसूस करे और इतना क्या कर वो टब में कूद जाती है। वो उसके साथ खेलने लगती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है लेकिन रे कहता है कि उसकी परवरिश ऐसी नहीं हुई है कि वो मुस्कुरा सके। अगले दिन काजुकी और रे मेरी को उसकी माँ के पास वापस ले जाने का फैसला करते हैं। रे पूछता है क्या तुम इसके बारे में सच में श्योर हो। काजुकी कहता है हाँ यही सही होगा। जब वो वहाँ पहुंचते हैं तब काजुकी उसकी माँ की वर्क प्लेस को चेक करने के लिए आगे जाता है जबकि रे और मेरी गाड़ी में रुकते हैं। बार के अंदर काजुकी उसकी माँ को गाने की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। तभी बार का मैनेजर जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी था काजुकी पर अटैक कर देता है और उसकी माँ को भी थप्पड़ मारता है। काजुकी उस आदमी को नीचे गिरा देता है। ये देखकर वो आदमी और गुस्से में आकर काजुकी पर एक टूटी हुई बोतल से हमला कर देता है। इस झगड़े में काजुकी के चेहरे पर चोट लग जाती है लेकिन फिर भी वो उस आदमी को जोर से मुक्का मारता है जिस वजह से वो भाग जाता है। मैरी की माँ इस हादसे से परेशान थी लेकिन फिर भी काजुकी के चेहरे पर लगी चोट का इलाज करने का ऑफर देती है। दूसरी तरफ मैरी रे को जबरदस्ती पार्क ले जाने लगती है जहाँ वो उसे खेलने पर मजबूर कर देती है। वो बहुत खुश होती है और उसे सीसॉ पर खेलने के लिए भी फोर्स करती है। रे चुपचाप जो वो बोलती जा रही थी वो करता जा रहा था। फिर मेरी स्लाइड के ऊपर से रे को हाई करती है और आसपास के लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो कैसा बाप है जो अपनी बेटी को हाई नहीं कर रहा। आखिरकार रे को भी मजबूरी में वापस से हाई करना पड़ जाता है। उसके बाद वो दोनों बेंच पर बैठे होते हैं। रे उससे पूछता है तुम काजुकी को पापा क्यों बुलाती हो। मेरी जवाब देती कि पापा वो होता है जो तुम्हें मुसीबत से बचाता है। ये सुनकर रे अपने खुद के पिता के बारे में सोचने लगता है। उसका पिता उससे कहता है कि तुम इतने कमजोर क्यों हो, मारो या मर जाओ। रे अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है और उसे डैड बुलाता है लेकिन वो जवाब देता है कि मुझे डैड मत बुलाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जब रे रियलिटी में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मैरी कहीं भाग गई है। बाद में काजुकी मैरी की माँ को बताता है कि उसने मैरी को ढूंढ लिया है और उसे वापस देने आया है। उसकी माँ कहती कि मैं उसे वापस नहीं चाहती, उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। काजुकी कहता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम उसकी माँ हो और वो हमेशा कहती है कि तुम उसे कितना प्यार करती हो और उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा हैमबर्गर स्टेक्स भी बनाती हो। उसकी माँ हंसती है और कहती है कि वो सस्ते स्टेक्स, मैंने 200 येन में 3 पैकेट खरीदे थे। मुझे समझ नहीं आता कि वो उन्हें पसंद क्यों करती है जबकि उसका बाप इतना अमीर है। काजुकी फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है कि तुम उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहती हो। मैरी की माँ कहती कि मैरी के पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था और दूसरी औरतों के साथ अफेयर भी रखता था। जब उसने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं उसकी बेटी की क्यों लूं। काजुकी कहता है कि तुम भी उसके पापा की तरह गैर जिम्मेदार बन रही हो, वो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर मैरी की माँ गुस्से में कहती है तुमने कभी अकेले एक बच्चे की परवरिश नहीं की है, तुम कभी मेरी तकलीफ नहीं समझोगे। मेरा करियर बर्बाद हो गया क्योंकि ज्यादा वक्त मेरी की देखभाल में चला जाता था। इतना कहने के बाद वो गुस्से में सारी बोतल्स गिरा देती है। काजुकी निराश होकर वहाँ से चला जाता है ये सोचते हुए कि कोई माँ अपनी खुद की बेटी से इतना नफरत कैसे कर सकती है। इस बीच रे पार्क में मैरी को ढूंढता और आखिरकार उसे 2 पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए पाता है जिन्हें लग रहा था कि वो खो गई है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे लेकिन मैरी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। रे सोचता है कि उसे उनके साथ जाने दे लेकिन जब मैरी कहती कि पापा मुझे बचा लो तो वो फैसला करता है कि वो अपने पिता से बेहतर बनेगा। उसे मैरी के शब्दों की याद आती है जब उसने कहा था कि पापा वो होता है जो हमेशा मुसीबत से बचाता है। रे पुलिस के पास जाकर कहता है उसे छोड़ दो। पुलिस ऑफिसर पूछते क्या आप इसके गार्जियन हो। वो कहता है नहीं, मैं उसका पापा हूँ। रे नीचे बैठकर अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो मेरी। ये देखकर मेरी खुशी से रे पापा चिल्लाती है और उसके पास भाग जाती है। रे उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है चलो मेरी घर चलें। जब वो वापस गाड़ी की तरफ जा रहे होते तो उनकी मुलाकात काजुकी से होती है। मेरी खुशी खुशी काजुकी की तरफ भागती और एक्साइटेड होकर बताती कि आज उसने दिन भर रे पापा के साथ खेला। बाद में काजुकी मेरी को कुछ हैमबर्गर स्टेक देता है ये कहते हुए कि ये तुम्हारी मम्मी ने भेजे हैं। मेरी उन्हें खुशी खुशी खाती है और कहती है ये काजुकी पापा के हैमबर्गर से ज्यादा टेस्टी हैं। रे को भी स्टेक्स पसंद आते हैं। काजुकी खुश होता है कि वो वही स्टेक्स बनाने में सफल हुआ जो मेरी की माँ उसको देती थी। उस रात मेरी जिद करती कि वो तीनों साथ में सोए। रे और काजुकी दोनों के ना चाहते हुए भी वो उन्हें साथ में सुला लेती है। मेरी तो खराटे बेचकर सो जाती है लेकिन काजुकी उतनी सी जगह में नहीं सो पा रहा था। वो रे से कहता है थोड़ा सरक जाओ यार, लेकिन रे ऑलरेडी सो चुका था। अगली सुबह मेरी काजुकी की डिटर्जेंट डालने में मदद करना चाहती थी लेकिन वो थोड़ा ज्यादा गिरा देती है। वो फिर से कोशिश करती है और जब काजुकी सोच रहा था कि वो इस बार सही करेगी तब वो और ज्यादा गिरा देती है। बाद में जब रे ट्रेडमिल पर होता है तब मेरी उस पर चढ़ जाती है और गलती से ट्रेडमिल को पास कर देती है। वो हंसने लगती है जब रे को तेजी से भागना पड़ता है ताकि वो ट्रेडमिल से गिर न जाए। किचन में भी मेरी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन सारा सामान लेकर नीचे गिर जाती है। काजुकी को तो ये देखकर हैरानी होती है कि मेरी कपड़ों को वैक्यूम क्लीनर से साफ कर रही है। उसके बाद वो बाथरूम को बबल से भरने के लिए भी माफी मांगती है। जब रे पौधों को पानी दे रहा होता है तो मैरी फिर से कुछ गड़बड़ कर देती है। थक हार कर काजुकी और रे उसे पार किया जाते हैं। वहाँ उन्हें एक डे केयर की वैन दिखाई देती है जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि मैरी को डे केयर में एडमिशन दिला दिया जाए ताकि वो अपने काम पर ध्यान दे सके। काजुकी सारे आसपास के डे केयर्स को गूगल करता है और उन सभी को कॉल करना शुरू करता है लेकिन अफसोस कुछ डे केयर्स नए स्टूडेंट को नहीं ले रहे थे क्योंकि वो फुल हो चुके थे और दूसरे कह रहे थे कि पहले उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा ताकि वो मैरी को ऑफिशियली रजिस्टर करा सकें। इतना सब जानकर काजुकी का सिर चकराने लगता है जबकि मेरी डे केयर जाने के लिए अभी से एक्साइटेड थी।
काजुकी और रे मेरी को गवर्नमेंट ऑफिस ले जाते हैं ताकि उसे डे केयर में दाखिल करने के लिए मदद मिल सके। जब वो वहाँ पहुंचते तो लाइन में अभी भी नंबर 103 और 116 चल रहा था, लेकिन उनका नंबर 142 था। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उनका नंबर बुलाया जाता है। वो स्टाफ से बात करते हुए पेपर वर्क के बारे में डिस्कस करता है जो ऑफिशियली मेरी को रजिस्टर करने के लिए जरूरी है, और पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद वो स्कूल शुरू कर पाएगी। घर वापस आने पर काजुकी इस बात को लेकर चिंता में होता है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने से उनका असैसिनेशन बैकग्राउंड सामने आ जाएगा। रे उसे आइडिया देता है कि वो मेरी का एनरोलमेंट घूस देकर करा सकते हैं। काजुकी रे के आइडिया से सहमत होता है, सभी पेपर को फेंकने ही वाला होता है। तभी मेरी उसकी तरफ भागते हुए आती है और उस पर छलांग लगा देती है और रोते हुए कहती है, पापा तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने कहा था कि मैं डे केयर जाने वाली हूँ। ये सुनकर काजुकी फैसला करता है कि वो जाली डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करेगा। रे मेरी को दिलासा देता है कि फिक्र मत करो, काजुकी डे केयर में तुम्हारा एडमिशन करवा रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा करने के बाद काजुकी फैसला करता है कि वो अगले दिन मेरी और रे के साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। पेपर वर्क को सील कर दिया जाता है जिससे साबित होता है कि अब मेरी ऑफिशियली रजिस्टर्ड है और वो उनके बताए डे केयर सेंटर में एडमिशन ले सकती है। वो मेरी को उस डे केयर में ले जाते हैं जो उन्होंने सबसे पहले चूज किया था। वहाँ इंटरव्यूअर उनसे पूछता है क्या तुम दोनों उसके पिता हो। मेरी जवाब देती कि वो दोनों मेरे पिता है। काजुकी पापा कुकिंग में अच्छे हैं और उन्होंने मुझे डे केयर में दाखिला करवाने के लिए जालसाजी की है, और रे पापा बंदूक अच्छी चला लेते हैं। काजुकी ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि वो एक टॉय गन की बात कर रही है, लेकिन मेरी कहती कि नहीं वो असली थी और उनके काम के बारे में सब कुछ रिवील करने लगती है। काजुकी और रे सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो मेरी से कहते हैं कि अगली इंटरव्यू में उन्हें बात करने दे। अगले इंटरव्यू में इंस्ट्रक्टर मेरी से उसके फादर्स के बारे में पूछते हैं। मेरी उनकी तारीफ करती है, कहते हुए कि मेरे पापा कोई गलत बिजनेस नहीं करते। काजुकी जल्दी से बात को पलटते हुए कहते हैं कि वो साफ सफाई का काम करते हैं। इंटरव्यू अच्छा जाता है और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मेरी यहाँ एडमिशन ले सकती है। खुशी से मेरी दोनों को हाई फाई देती क्योंकि उसका एडमिशन हो गया था। घर पर काजुकी और रे एनर्जी ड्रिंक के साथ मेरी के डे केयर अप्रूवल का जश्न मनाते हैं। फिर वो डे केयर की हैंडबुक पढ़ते हैं ताकि वो उन सभी आइटम्स की लिस्ट बना सकें जो मेरी के लिए खरीदनी है। अगले दिन वो मेरी को डिपार्टमेंट स्टोर ले जाते हैं ताकि डे केयर की सप्लाई खरीद सकें। जब मेरी स्टोर की एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव चीजों को देखती है तब उसकी आंखों में चमक आ जाती है। काजुकी रे से कहते हैं कि आम लोगों पर अच्छा इंप्रेशन बनाना जरूरी है। उसका मानना है कि ब्रांडेड आइटम्स खरीदने से वो दूसरों पर थोड़ा डोमिनेंट फील कर सकते हैं और इससे वो इम्प्रेस भी होंगे। वो मेरी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। मेरी काजुकी से पूछती है मैं डे केयर कब जाऊंगी। काजुकी कहता है कल से। मेरी उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। हैंडबुक पढ़ते वक्त रे देखता है कि उसमें लिखा हुआ है कि उन्हें डे केयर के लिए खरीदे गए हर आइटम पर मेरी का नाम लिखना पड़ेगा। काजुकी इस बात से गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं नहीं करूंगा, ये हर आइटम पर नाम लिखना ये सब तो बकवास है। लेकिन जब रे कहता है क्या तुम नहीं चाहते मेरी सबके बीच डोमिनेंस एस्टैब्लिश करे, तो काजुकी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सिलाई का सामान लेने चला जाता है। बाद में मेरी भी टी शर्ट पर अपना नाम लिखना चाहती थी जैसे रे ने लिखा था। जब काजुकी वापस आता है तो देखता है कि मेरी ने अपनी महंगी टी शर्ट पर गोदाबादी कर दी है। काजुकी परेशानी में कांपने लगता है और पूछता है तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है कितनी महंगी टी शर्ट थी। काजुकी की उंगलियों फिर से चोट लग जाती है जब वो मेरी का नाम सिलाई कर रहा होता है। तभी उसकी नजर रे पे पड़ती है जो सो गया था, और काजुकी परेशान हो जाता है ये सोचते कि वो सारा काम अकेले कैसे खत्म करेगा। मेरी के पहले दिन पर वो दोनों कुछ ज्यादा ही बंटन कर स्कूल पहुंचते और दूसरे पेरेंट्स का ध्यान भी उन पर ही था। वहाँ की केयर टेकर मिस आना उन्हें ग्रीट करती है और मेरी की तारीफ करते हुए कहती है तुम अपने आउटफिट में बहुत क्यूट लग रही हो मेरी। माओ के ग्रुप चैट में मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं जिसमें वो रे और काजुकी को दो हॉट डैड्स कहकर बुला रही थी। आना उन्हें डे केयर के अंदर ले जाती है और स्कूल का टूर देती है जहाँ मेरी आज से अपना वक्त गुजारेगी। मिस आना उन्हें डेली रूटीन नोट करने को कहती है। काजुकी कहता है मैंने ये लिख लिया है। आना उसकी डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मैं रात भर जाकर उसका नाम सब चीजों पर लिखने से थक गया हूँ और अब बस मुझे आराम चाहिए। तब उसे पता चलता है कि काजुकी ने अपनी दिनचर्या के बारे में लिख दिया। आना कहती कि तुम्हें मेरी का रूटीन लिखना था। ये सुनकर काजुकी थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। फिर काजुकी उसे मेरी का लंच बॉक्स देता है, लेकिन आना कहती हम अपना लंच बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं। रे कमेंट करता है हमने इसके लिए रात भर जाकर काम किया था। काजुकी कहता है तुम सो रहे थे, मैंने सारा काम किया था। फिर काजुकी और रे मेरी को डे केयर में छोड़ देते हैं। काजुकी को लगता है जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर लिया हो। खेल के दौरान मेरी एक लड़की से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। लड़का मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। बचपन में हर लड़का बेवकूफ होता है, इन्हें ये नहीं पता होता बड़े होकर इन्हें सामने से कोई लड़की अप्रोच नहीं करने वाली। खैर दूसरे बच्चे भी उसके साथ खेलने से मना कर देते हैं। इस बीच काजुकी और रे कोतारो के कैफे में होते हैं। काजुकी उसे काम देने के लिए कहता है और कोतारो कहता है मैं सोचता हूँ। जब वो बाद में मेरी को डे केयर से लेने आते हैं तो मेरी खुश नहीं लगती। जब भी काजुकी उसे लेने आता वो दिन पर दिन और उदास होती जा रही थी। एक शाम काजुकी जल्दी पहुंचता है और देखता है कि मेरी अकेले बैठी है। मिस आना उसके पास आती है और कहती है कि मेरी की कपड़ों की वजह से वो दूसरों से काफी अलग है, जिस वजह से बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते। वो एक दूसरा स्टोर सजेस्ट करती है जहाँ से वो नॉर्मल कपड़े खरीद सकते हैं। काजुकी और रे मेरी को नॉर्मल कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग ले जाते हैं। जब वो स्टोर में होते हैं तो वहाँ के प्राइसेस को देखकर हैरान रहते हैं क्योंकि वहाँ की चीजें बहुत सस्ती थी। मेरी कुछ टॉयज खरीदने के लिए कहती है और काजुकी कहता है तुम जितने जाओ उतने खरीद दो, यहाँ चीजें बहुत सस्ती हैं। घर पर वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की होती है। मेरी एक्साइटेड होकर काजुकी से पूछती है क्या मैं कल ये आउटफिट पहन सकती हूँ, और काजुकी कहता है हाँ, लेकिन कल इसे मिट्टी में लपेट कर ही वापस लाना। अगली सुबह काजुकी मेरी को एक नॉर्मल आउटफिट में स्कूल ड्रॉप करता है। मिस आना कहती है ये आउटफिट अब बहुत अच्छा लग रहा है मैरी। काजुकी वहीं कुछ देर रुकता है और मेरी को दोस्त बनाने में मदद करता है। वो मेरी के साथ बॉल खेलता है जिससे दूसरे बच्चों का ध्यान भी उस पर जाता है और वो भी खेलने के लिए आ जाते हैं। अब सब मिलकर खेलते हैं और मेरी बहुत खुश लगती है। शाम को जब काजुकी उसे लेने आता है तो मेरी उसे बताती है कि उसने बहुत मजे किए। काजुकी और मेरी को उसका खुद का बेडरूम देकर उसे सरप्राइज करते हैं। वो इतनी खुश हो जाती है कि दोनों को गले लगाकर उनका शुक्रिया अदा करती है। अगले सीन में जब मेरी और एक गेम खेल रहे होते हैं तब काजुकी परेशान नजर आ रहा था क्योंकि उसने उनके खर्चे देख लिए होते हैं।
उन्होंने मेरी के लिए चीजें खरीदते वक्त काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे। काजुकी कहता है हम कंगाल हो गए। रे पूछता है हम कंगाल क्यों हो रहे हैं? काजुकी रोते हुए कहता है क्योंकि हम काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरी और रे को उसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बेफिक्रे गेम खेलते रहते हैं। काजुकी फिर कहता है पैसे ना होने का मतलब रे के लिए कोई गेम्स नहीं, और रे का चेहरा तुरंत उतर जाता है। फिर काजुकी कहता है और मेरी के लिए कोई पुडिंग नहीं, जिसे सुनकर मैरी भी शॉक हो जाती है। काजुकी कहता है कि अब बस एक आखिरी रास्ता बचा और वो कोतारो के पास काम मांगने जाते हैं। कोतारो अब उन पर असैसिनेशन का काम तो नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो उन्हें छोटे छोटे मिशन देता है। काजुकी कहता है कि ये मिशन वो कंप्लीट करेंगे। घर वापस आते वक्त जब वो काम शुरू करने वाले होते हैं तभी डे केयर से उन्हें फोन आता है। काजुकी कॉल उठाता है और उसे पता चलता है कि डे केयर एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा क्योंकि वहाँ फ्लू फैल गया है। वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि मेरी अब घर पर रहेगी और उनके काम में रुकावट डालेगी। जब वो मेरी को लेने जाता है तो वो काजुकी की तरफ दौड़कर उस पर चढ़ जाती है क्योंकि वो घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। रास्ते में रे काजुकी से पूछता है वो अपने काम का क्या करेंगे, और काजुकी कहता है हम में से किसी एक को घर पर रुककर मेरी का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी मेरी एक्साइटेड होकर पूछती है आपका काम क्या है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के काम के बारे में होमवर्क मिला था। काजुकी उसका सवाल टालने की कोशिश करता है जबकि रे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। मेरी उसका रास्ता रोककर क्यूरियस होकर पूछती है क्या तुम अपने काम पे जा रहे हो? वो बिना जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है और मेरी भीख मांग रही है कि मुझे भी अपने काम पर ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। रात को मेरी सो रही होती है। काजुकी थका हारा लग रहा था क्योंकि वो 3 दिनों से रात को काम कर रहा था और दिन भर मेरी का ख्याल रख रहा था। रे भी बहुत थका होता है। वो टेबल पर अपना सिर रखकर आराम करता है, लेकिन काजुकी उसके बाल खींचकर उसे जगाता है और कहता है कि अभी मत सो, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अगली सुबह जब मेरी अपना फेवरेट कार्टून शो देख रही होती है तब काजुकी रे से कहता है कि वो मेरी का ध्यान रखे क्योंकि उसे कहीं बाहर जाना है। जाते वक्त मेरी कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो जवाब देता है नहीं, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम रे के साथ खेलो। ये सुनकर मेरी गुस्से का मुंह बना लेती है। रेस हो जाता है और मेरी उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाता। तो मेरी चुपके से निकलने का फैसला करती है और काजुकी का पीछा करना शुरू कर देती है ताकि उसके काम के बारे में पता लगा सके। रास्ते में वो एक खूबसूरत औरत को देखती है और उसके जैसे चलना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो काजुकी का पीछा करती है एक और औरत उसे देख लेती है, लेकिन मेरी इशारा करती है कि चुप रहो। फिर वो एक बोर्ड के पीछे से काजुकी को झांक कर देखती है, लेकिन एक कुत्ते को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे सहलाने लगती है। इसी वजह से मेरी काजुकी का पीछा करना भूल जाती है और जब उसे याद आता है तब वो उसे ढूंढने के लिए दौड़ती है। जब रे उठता है तो वो बाहर आता है, लेकिन मेरी वहाँ नहीं होती। वो उसके कमरे में चेक करता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं होती। काजुकी कोतारो के कैफे में होता है। उसे रे का कॉल आता है और वो बताता है कि मेरी घर पर नहीं है, वो गायब हो गई है। काजुकी घबराहट में चीख उठता है और कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोतारो चुपचाप ये सब सुन रहा था। हम देखते हैं कि मेरी एक ऐसे रास्ते पे पहुंच गई है जहाँ बहुत सारे रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं और वहाँ से गुजरने वाले लोग उसे देख रहे होते हैं। काजुकी जल्दी से घर वापस आ जाता है और रे से पूछता है कि मेरी कितनी देर से गायब है, लेकिन रे को कुछ पता नहीं होता। फिर वो अपने घर का हर एक कोना छान मारते हैं, लेकिन मेरी उन्हें कहीं नहीं मिलती। जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि मेरी गायब हो चुकी है तो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। रे डे केयर चेक करने जाता है और काजुकी रिवर साइड एरिया में जाता है। वो लोगों से भी पूछती है कि कहीं किसी ने उसे देखा। काजुकी फिर पार्क पहुंचता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन वो मेरी नहीं होती। मेरी कोतारो के कैफे के सामने पहुंच जाती है जहाँ वो धोखे से अजीनों से टकरा जाती है जो उसे उठाता है, लेकिन मेरी के सॉरी कहने पर वो उसे छोड़ देता है। तभी कोतारो बाहर आता है और उसे अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ काजुकी को डर लगने लगा कि मैरी के साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। हालांकि जब वो कोतारो के कैफे जाते हैं तो वहाँ मैरी को पाते हैं। मैरी दोनों को देखकर उन्हें पापा बुलाती है, जिससे कोतारो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी काजुकी कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। मेरी इस बात से कंफ्यूज हो जाती है। काजुकी कोतारो का शुक्रिया अदा करता है, हालांकि उसके पसीने छूट जाते हैं जब कोतारो सीरियस टोन में कहता है मैंने तो बस एक खोए हुए बच्चे को पनाह दी। जब कोतारो कस्टमर को सर्व करने के लिए जाता है, काजुकी मेरी से कहता है कोतारो के सामने मुझे पापा मत बुलाना। मेरी कहती है मैं समझ गई। कोतारो वापस आता है और पूछता है क्या समझ गई? काजुकी बात टालते हुए कहता है कुछ नहीं, बस बेबी सीटिंग के काम के बारे में बात हो रही थी। अब हम इस बच्ची को बेबी सीट कर रहे हैं, लेकिन वो गायब हो गई थी जिस वजह से हम डर गए थे। कोतारो से पूछता है जो काम मैंने दिया था उसका क्या हुआ? काजुकी कहता है हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोतारो कहता है मुझे काम टाइम पर चाहिए। काजुकी आखिरकार मान लेता है कि असल में उन्हें काम करने में दिक्कत हो रही है, उन्हें मेरी का भी ध्यान रखना पड़ता है और सोने का वक्त भी नहीं मिलता। रे कहता है 3 दिन बिना नींद के। कोतारो ऑफर करता है कि वो मेरी का ध्यान रखेगा ताकि वो लोग अपने काम पर फोकस कर सके। इस बीच मैरी अपना ड्रिंक खत्म करके उसका शुक्रिया अदा करती है। घर पर मैरी अपना बैग पैक कर रही होती है ताकि कोतारो के कैफे जा सके। रे काजुकी से पूछता है अगर उसने कोतारो के सामने सब कुछ रिवील कर दिया तो? काजुकी डर कर कहता है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी मैरी आती है और कहती है चलो पापा। काजुकी उसे वार्न करता है कि कोतारो के सामने हमारे बारे में कुछ भी मत बोलना। मैरी मुस्कुरा कर कहती है ठीक है, नहीं बोलूंगी। फिर वो उसे कोतारो के कैफे में छोड़ देते हैं। जब मेरी काजुकी को पापा बुलाने वाली होती है तो वो उसे चुप कर देता है और फिर वो लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। कोतारो मेरी के लिए एक ड्रिंक बनाता है और उसे सर्व करता है। वो ड्रिंक मेरी को बहुत अच्छी लगती है। काम पर जाते वक्त काजुकी कहता है कोतारो जितना दिखता है उससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड है। रे कहता है हाँ, और तो और वो लड़की बाज भी है। ये सुनकर काजुकी इमेजिन करता है कि मैरी कह रही है मैं कोतारो से शादी करूंगी और उसे किस करती है। वो ट्रक को तेजी से चलाने लगता है और कहता है चलो ये काम जल्दी खत्म करके मैरी को वापस लेने जाते हैं। कैफे में मैरी कोतारो से पूछती है क्या तुम्हें पता है काजुकी और रे क्या काम करते हैं? वो कहता है हाँ मुझे पता है। मेरी एक्साइटेड होकर कहती है मुझे पता करना है, वो मुझे कुछ भी नहीं बताते। कोतारो झूठ बोलता है और कहता है काजुकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। मेरी पूछती है इसका क्या मतलब होता है, और कोतारो समझाता है कि जो दूसरों को हंसाता है। फिर वो कहता है रे एक ऑयल बैरन है, लेकिन मेरी को ये बात भी नहीं समझ आती।
मिशन पर काजुकी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी सब कुछ बता देगी। तभी रे जो कॉल पर होता है उसे कहता है चुप रहो, क्योंकि वो अपने टारगेट पर ध्यान दे रहा था। कैफे में मेरी क्रेयोन से तस्वीर बना रही होती है। वो कोतारो से कहती है मैं काजुकी और रे की तस्वीर बना रही हूँ। तस्वीर बनाते वक्त मेरी गलती से काजुकी और रे को पापा बुला देती है, लेकिन फिर जल्दी से बात छिपाने की कोशिश करती है। कोतारो को समझ आ जाता है कि मेरी उन दोनों के साथ ही रह रही है। अपना शक पक्का करने के लिए वो उससे पूछता है तुम घर क्यों नहीं जाना चाहती, तुम्हारी फैमिली परेशान नहीं हो रही होगी। मेरी कहती है कोई बात नहीं, मैं काजुकी और रे के साथ खुश हूँ। जब उनकी तस्वीर कंप्लीट करने वाली हो तब कोतारो से पूछता है तुम्हें उन दोनों से प्यार है, और मेरी कहती है मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। जिसे सुनकर कोतारो मुस्कुराता है। काजुकी और रे अपनी जॉब खत्म करके कोतारो के कैफे में मेरी को लेने आते हैं। कोतारो ने बताता है वो अभी अभी सोई है। रे उसे अपने बाहों में उठाता है, लेकिन नींद में भी वो उन्हें पापा बुला रही थी। काजुकी जल्दी से उसकी बात कवर करते हुए कहता है कि हम प्लान कर रहे हैं कि मेरी को उसके परिवार वापस भेज दें। कोतारो ने बताता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन जब तक उनके काम पे असर नहीं पड़ता उसे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब मेरी डे केयर में रिपोर्ट देती है तो वहाँ की मदर ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसके डैड तेल के बहुत बड़े व्यापारी हैं। मेरी खुशी से उन दोनों की तरफ दौड़ती और उन्हें गले लगा लेती है। काजुकी से तस्वीर के लिए शुक्रिया कहता है और रे उसकी तारीफ करता है। प्रेजेंटेशन के बाद काजुकी और रे कैफे वापस जाते हैं और यहाँ इन्हें पता चलता है कि कोतारो को पहले से सब पता था। वो कहता है कि उसने पहले कुछ करने का प्लान बनाया था, लेकिन मैरी के साथ वक्त बिताने के बाद उसे समझ आ गया कि उन्होंने मैरी को क्यों अपनाया। लेकिन वो ये वार्निंग जरूर देता है कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया तो गलत नतीजे निकल सकते हैं। कोतारो उनसे पूछता है क्या तुम दोनों उस नतीजे के लिए तैयार हो। अगले सीन में काजुकी टीवी देख रहा होता है जहाँ एक एक्टर अपने बेटे के बुरे काम के लिए माफी मांग रहा था। उसका बेटा असॉल्ट के केस में पकड़ा गया था। रिपोर्टर्स कहते हैं कि पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही नर्म हो गए हैं। काजुकी अपनी खुद की पेरेंटिंग के बारे में सोचने लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो मैरी के साथ कुछ ज्यादा ही नरमी तो नहीं बरत रहा है। और टीनेज मैरी को चोरी के लिए अरेस्ट होते हुए इमेजिन करता है, जो उल्टा खुद उस पर इल्जाम लगाती है कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों के साथ पली बड़ी हूँ। वो रे से पूछता है अगर मेरी गलत रास्ते पर चली गई तो। रे जवाब देता है तुम तो ऐसे बात कर रहे थे तो तुम बहुत परफेक्ट हो। काजुकी मानता है कि वो परफेक्ट नहीं है और डिसाइड करता है कि वो मैरी पर ज्यादा ध्यान देगा ताकि वो बड़ी होकर बुरी इंसान न बन जाए। बाद में जब काजुकी मैरी को लेने के लिए डे केयर जाता है तो मिस आना उसे बताती है कि मैरी का एक क्लासमेट तेगा के साथ झगड़ा हुआ है। एक बच्ची ने बताया था कि मैरी ने पहले मारा था, लेकिन मिस आना ने खुद अपनी आंखों से झगड़ा नहीं देखा था। वो कहती है शायद तुम मैरी से बात करके पता लगा सकते हो कि क्या हुआ था। काजुकी कहता है आप सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। और मैरी अपना बैग पहनकर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जब मेरी रे को गेम खेलते हुए देख रही थी तब काजुकी उसके पास जाकर पूछता है क्या तुमने आज झगड़ा किया था। वो कहती है नहीं। काजुकी उसका चेहरा पकड़कर थोड़ा सीरियस टोन में पूछता है क्या तुमने डे केयर में किसी को मारा था। मैरी जवाब देती है मैंने नहीं मारा, तेगा बैड बॉय है। काजुकी दोबारा पूछता है जिससे मैरी और ज्यादा दुखी हो जाती है और जोर से कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो इतनी दुखी हो जाती है कि वहां से भाग जाती है और काजुकी को कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिसे सुनकर काजुकी टूट जाता है। अगली सुबह काजुकी मैरी की फील्ड ट्रिप के लिए लंच बनाता है। रे कहता है तुम उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो ना। काजुकी का कल की बात का दर्द अभी भी उसके दिल में है। तभी मैरी आती है। काजुकी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना चेहरा घुमाकर कहती है मुझे तुम पसंद नहीं हो पापा। जिसे सुनकर काजुकी और दुखी हो जाता है। वो उसे मनाना चाहता था, लेकिन मैरी कहती है मैं आज रे पापा के साथ डे केयर जाऊंगी। काजुकी इमेजिन करता है कि वो एक दिन टीनेज महफिल से जेल में माफी मांग रहा होगा। ये कहते हुए मुझे उस वक्त समझ नहीं थी और मेरी चीख कर कह रही होगी मेरे पापा बनना बंद करो, तो हमेशा मेरा दिमाग खराब कर देते हो। काजुकी वहाँ लंच बॉक्स को देकर भागते क्योंकि वो मेरी को लंच देना भूल गया था, लेकिन तब तक रे वापस आ चुका था। काजुकी कहता है मैं उसका लंच बॉक्स देना भूल गया। रे कहता है उनकी बस तो ट्रिप के लिए निकल चुकी है। काजुकी इंसिस्ट करता है कि चलो वहाँ दे आते हैं। इस दौरान मैरी और उसके क्लासमेट जू पहुंच जाते हैं। मिस आना उसे कहती है कि सब साथ में चलना और सभी उनके साथ चलते हैं। पहले वो एक बीवर को देखते हैं और फिर एक जिराफ को देखते हैं जो अपना खाना एंजॉय कर रहा था। फिर वो दो राइनोसोरस को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं। उसके बाद वो फ्लेमिंगोस की तरह एक पैर पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। टेगा एक हैमस्टर के साथ दौड़ता है जबकि दूसरे बच्चे हैमस्टर्स और रैबिट को प्यार से पकड़ते हैं। फिर मिस आना टेगा को डांट लगाती है। बाद में जब मैरी और उसके फ्रेंड्स बंदरों को देख रहे होते तब टेगा उन्हें पीछे से डरा देता है। मैरी उसे चुप रहने को कहती है ताकि बंदर न भाग जाए। जब वो आगे बढ़ते हैं तो टेगा उल्टा भाग जाता है। मैरी उसे रोकने के लिए कहती है कि अकेले जाना सेफ नहीं है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इतने सब उसके पीछे भाग जाते हैं। काजुकी और रे भी मैरी का लंच देने जू पहुंच जाते हैं। जब मैरी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि वो अपने ग्रुप से बिछड़ गए हैं तब मैरी टेगा का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझ पर भरोसा रखो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। काजुकी और रे बिना डायरेक्टली इंटरफेयर करते हुए उनका पीछा करते हैं। मैरी को महसूस हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। टेगा थक कर एक बेंच पर बैठ जाता है। मैरी उसका हाथ खींचती है और कहती है हमें जल्दी मिस आना को ढूंढना पड़ेगा। काजुकी को पता चलता है कि टेगा वही लड़का है जिससे मैरी का झगड़ा हुआ था और वो सोचता है कि शायद वो फिर से लड़ेंगे। टेगा पानी पीता और गलती से थोड़ा अपने ऊपर गिरा देता है। मैरी उसे अपने रुमाल से साफ करती है। काजुकी नोटिस करता है कि मैरी टेगा का ख्याल रख रही है, भले ही उनका झगड़ा हुआ था। भाई जो चाहता है टेगा अपनी पेंटिंग में मुंह दे और मैरी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए वो कमेंट जरूर करना। खैर तभी मैरी देखती है कि एक आदमी बिना पैसे दिए फूड कार्ट से खाना ले रहा है। वो उसे रोकती है और कहती है चोरी करना गलत है। आदमी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मैरी उसका रास्ता रोक देती है। वो आदमी परेशान हो जाता है और मैरी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए रे उस पर पत्थर फेंक देता है जो आदमी को लग जाता है। तब तक शॉपकीपर भी आ जाता है। चोर खाना वहीं छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। अब वो फिर से अपने ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। टेगा मारियो कार्ट देखने के लिए आगे भाग जाता है और मैरी भी उसे ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि उसे भी मारियो कार्ट बहुत पसंद है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और दोनों लड़कियों उन्हें देखकर कहती है कि अब वो दोनों दोस्त लग रहे हैं। टेगा पूछता है कि तुम्हें मारियो कार्ट के बारे में कैसे पता चला, जिस पर वो कहती है कि मेरे पापा रे मारियो कार्ट गेम खेलने में माहिर हैं। टेगा कहता है कि तुम्हारे पापा तो बहुत कूल है। मैरी कहती है हाँ, और मैं रे पापा से बहुत प्यार भी करती हूँ। काजुकी ये सुनकर दुखी हो जाता है कि रे को ही सारा क्रेडिट मिल रहा है।
अब मैरी और तेगा राइड के मजे लेते तो वहीं बाकी बच्चे उसे डर रहे थे। वो लोग मिसाना को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, इसलिए मैरी और उसके दोस्त बैठकर लंच करने का सोचते हैं। काजुकी और रे अभी भी सोच रहे थे कि मैरी को उसका लंच कैसे दिया जाए। जब मैरी देखती है कि उसके पास तो लंच ही नहीं है, तब तेगा अपना लंच उसे शेयर करता है और पहले खुदगर्ज होने के लिए माफी भी मांगता है। उनको खाना एंजॉय करते हुए देखकर काजुकी कहता है कि शायद मुझे लंच घर वापस ले जाना पड़ेगा। अचानक से वही चोर वहां आ जाता है और मैरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सब मुझे अपना लंच दो। तेगा मैरी को छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर चढ़ जाता है, लेकिन चोर उल्टा उसे पकड़ लेता है। मैरी से तेगा को छोड़ने को कहती है। चोर कुछ कर पाता उससे पहले रे और काजुकी मैस्कॉट बनकर वहां आ जाते हैं। चोर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रैबिट उसे रोक देता है और लात मार देता है। तो वहीं पाका उसके सिर पर मारता है, उसे लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। मैरी रैबिट को गले लगा लेती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। बाकी बच्चे भी उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। वो बच्चों को ध्यान रखते हुए कहकर वहां से चले जाते हैं। बाद में वो अपना मास्क उतारते हैं और कहते हैं कि उम्मीद है कि बच्चों ने उन्हें नहीं पहचाना होगा। थोड़ी देर में मिस आना बच्चों को मिल जाती हैं। वो मैरी और तेगा को घुलते मिलते हुए देखकर हैरान हो जाती हैं। मैरी घर वापस आ जाती है और काजुकी के गले लग जाती है, ये कहते हुए कि उसको आज बहुत मजा आया। वो चेंज करने जाती है और रे काजुकी को उसकी डायरी दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उस दिन मैरी ने धोखे से तेगा को मार दिया था और कोई लड़ाई नहीं थी। काजुकी को गिल्टी फील होने लगता है। उसके वापस आते ही वो उसे हक कर लेता है और माफी मांगते हुए कहता है कि उसने उसे गलत समझ लिया था। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।